नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और इस वक्त सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में मौजूद है सिलीगुड़ी के पूर्व विधायक श्री अशोक नारायण भट्टाचार्य जी। चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में इनसे हम विशेष बातचीत करने के लिए इन्हें मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया है। सबसे पहले तो अशोक भट्टाचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस स्टूडियो में। तो आपका भी साथ बहुत व्यस्त शेड्यूल है सर का, क्योंकि चुनावी कैंपेन इतने ज़्यादा हो गए हैं कि सर बड़ी मुश्किल से सर ने अपना समय दिया है। तो देर न करते हुए इनसे मैं पहला सवाल पूछता हूं। अशोक भट्टाचार्य जी, विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं वो कहते हैं कि पिछले 5 वर्ष का जो आपका कार्यकाल रहा एक विधायक के तौर पर, असफल हुए सर आप। उनका कहना है कि अशोक भट्टाचार्य ने सिर्फ चिट्ठियाँ ही लिखी, उस चिट्ठी का कोई क्रियाकलाप सिलीगुड़ी में दिखता नहीं है। ऐसे विपक्षियों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो हमारा कार्यकलाप देखने के लिए तो सिर्फ 5 वर्षों नहीं, हमारा कार्यकलाप देखने के लिए पहला 1988 में मैं म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन चुने था। इसके बाद 1991 साल में मैं एमएलए बना और मिनिस्टर बना। 2011 साल तक मैं मिनिस्टर था। तो 2011 साल तक जब मिनिस्टर था सिलीगुड़ी के लिए हम लोगों ने किया है, ये तो जनता को आँख के सामने है। 5 वर्ष में नहीं था, जनता सोचा ये गलत हुआ है, इसलिए 2015 साल में फिर से मुझे मेयर बनाया ये जनता, फिर से मुझे 2016 साल में विधायक बनाया ये जनता बनाया। तो एक बार हार गया था, जनता सोचा कि ये जो हम लोग जो हारा था ये ठीक नहीं हुआ था। जनता ने मेरा जो अभाव ये अनुभव किया है और इसीलिए 2016 साल में फिर से मुझे एमएलए बनाया और 2015 साल तक से 2020 साल तक मेयर था। इसके बाद बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन थे। क्या काम किया, इस टाइम में कितना बाधा था, कितना इकोनॉमिक ब्लॉकेट था। किसने किया सर? एक सरकार किया था, गवर्नमेंट ने किया था। स्टेट गवर्नमेंट असोसिएट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई मदद नहीं दिया है। तब भी लड़ाई करके संघर्ष करके मैं मांग 3 वर्षों तक हमारे फिनांस कमीशन के रुपया भी नहीं दिया है वो लोग, इस सरकार ने। सेंट्रल गवर्नमेंट के 3-4 जो स्कीम है, योजना जो है, इसमें सिलीगुड़ी का नहीं हरा। जैसा हमारे अमृत में पहला तो हाउसिंग फॉर ऑल में भी सिलीगुड़ी को इंक्लूड नहीं किया है, स्वच्छ भारत में भी सिलीगुड़ी को इंक्लूड नहीं किया था। ये तीनों महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है इसमें सिलीगुड़ी को नहीं किया है। लेकिन मैं किया है, विधानसभा में लड़ाई किया है, विधानसभा में उठाया, एक एक करके आर्गूमेंट देखे। इसके बाद एक तो फिनांस को स्टेट फिनांस कमीशन के कम से कम 30 करोड़ रुपया हमारे मिलना था, वो बंद किया था। केंद्र जो कि केंद्र सरकार ना स्टेट को था, स्टेट को था। सेंट्रल को जो था वो मिला था, लेकिन वो भी कम मिला। लेकिन स्टेट को जो था वो स्टेट को हम लोग को नहीं मिला था। लेकिन असेंबली में उठाया, असेंबली में उठाने के बाद स्पीकर ने बोला कि नहीं ये गलत है, मिनिस्टर के बोला ये गलत है, ये आपको देने पड़ेगा। मेरा ये जुड़ा एक बहुत बड़ा एक भाषण दिया था असेंबली में। इसके बाद 1 महीने के भीतर मेरा 26 करोड़ रुपया जो एरियर था वो देने पड़ा है। इसके बाद हाउसिंग फॉर ऑल नहीं दिया है, दिल्ली में किया है। दिल्ली में जाके पहला दिल्ली में बोला स्टेट गवर्नमेंट आपको सिलीगुड़ी के नाम नहीं भेजा, तो सबसे वहाँ मिनिस्टर के साथ भेंट किया है, सेक्रेटरी के साथ भेंट किया है। भेंट करके फिर असेंबली में ये उठाया, चिट्ठी लिखा। मैं चिट्ठी लिखा मिनिस्टर को, मैं चिट्ठी लिखा चीफ मिनिस्टर को, मैं चिट्ठी लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर को। अमृत में सिलीगुड़ी के पानी के लिए, पीने के पानी के लिए, सीवरेज के लिए, ड्रेनेज के लिए सिलीगुड़ी को इंक्लूड नहीं किया। मैं चिट्ठी लिखा फिर से, मैं इसके लिए मांग दावी किया है। हमारे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये भी नहीं दिया था। इसके लिए जो स्वच्छ भारत जो प्रोजेक्ट है उसमें भी सिलीगुड़ी को इंक्लूड नहीं किया था। तो हमने बोला अगर पैसा हम लोग को नहीं देगा तो हम कलकत्ता में जाके वहाँ धरना दिया है, मेट्रो चैनल में धरना दिया है, चीफ मिनिस्टर के साथ भेंट किया है। बोला कि अगर हम लोग को नहीं देगा तो आपको ऑफिस को डोर में हम वहाँ
धरना देगा। पैसा के लिए, सिलीगुड़ी को पैसा के लिए, जो मैं ही मिनिस्टर था एक दिन, मेरा अंडर में जो सेक्रेटरी लोग तो था, जो ऑफिसर लोग जो था, ये सब हमारे अंडर में था। तब भी हम सिलीगुड़ी के लिए, सिलीगुड़ी की जनता को मांग दाबी के लिए हम बाहर में भी बैठ रहा था कि हमारा पैसा देने होगा। तो लास्ट 2 इयर्स में हमारा कुछ ना कुछ पैसा तो मिला है। इसीलिए जैसा हमारे अमृत में कुछ नहीं पैसा नहीं मिला, पीने के पानी का पैसा वो नहीं दिया है, लेकिन सॉलिड वेस्ट और लिगासी ऑफ वेस्ट, जो पुराना जैसा वेस्ट बोलता है, उनको लिए एक 18 करोड़ रुपया को एक प्रोजेक्ट हम मिला है। ये सेंट्रल के स्वच्छ भारत का है। और एक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, ये भी एक मिला है, पैसा नहीं मिला है, लेकिन योजना को अनुमोदन ये दिया है, देने पर है ये। जैसे हमारे बंगाल के पथोश्री बोल के एक प्रोजेक्ट, पुराना 10 वर्षों के एक प्रोजेक्ट था, 10 वर्षों का पहला ये प्रोजेक्ट था। वामफ्रंट समय का प्रोजेक्ट था ना, ये तो वामफ्रंट समय का प्रोजेक्ट नहीं, वामफ्रंट समय का जितना भी प्रोजेक्ट था वो तो मिला था वामफ्रंट का। इसका था रोड नेटवर्क के प्रोजेक्ट, 22 करोड़ रुपया, वो नहीं दिया था। वो गंगोत्री दत्तो जिस टाइम में थी मेयर, उस टाइम में प्रोजेक्ट को नहीं दिया था। वो भी लड़ाई करते, चिट्ठी लिख के तो अदा किया है। आज जो सिलीगुड़ी में इतना जो रास्ता हम देख रहा है, जो सिलीगुड़ी के रास्ता के लिए सब तो हम लोग ही किया है, ये तो पैसा हम लोग तो अदा किया है। और हम कितना एमपी को, 7 एमपी को चिट्ठी लिख के वहाँ एमपी को, राज्यसभा को, एमपी से भी हम पैसा अदा किया है। एमएलए के फंड से 240 लाख रुपया मेरा फंड सिलीगुड़ी नगर निगम के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और स्लम डेवलपमेंट के लिए ये पैसा हम अलॉट किया है। तो विधानसभा विधायक के हिसाब में जितना जनता को, जितना सुख दुख, जितना सर्टिफिकेट देना, इनके लिए हॉस्पिटल में चिट्ठी लिखना, उनको बातें बोलना, उत्तर बंगाल के जितना भी मांग है ये विधानसभा में उठाना, ये सब तो मैं किया है। 7 एमपी थे बीजेपी को, एक एमपी को कोई नाम जानते हैं? एक दिन मैं टेलीफोन किया, ये राजू बिस्त जो दार्जिलिंग का एमपी है, हम इनको बोला है क्या आप एक एमपी है दार्जिलिंग को, आपको जानकारी नहीं है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री 330 करोड़ रुपया कलकत्ता को दिया है एनवायरमेंट के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। 37 करोड़ आसनसोल को दिया है, सिलीगुड़ी के एक पैसा भी नहीं दिया है। आप थोड़ा कदम उठाइए, आप थोड़ा चिट्ठी लिखिए। अच्छा आप लिखे हैं? हम लिखा है, वो बाबुल सुप्रियो को मैं लिखा, क्यों ऐसा हुआ है? तो अच्छा ठीक है, हम लिखेगा, क्या लिखा है कि नहीं लिखा मेरा पता नहीं है। एक भी मिनिस्टर सेंट्रल को, बीजेपी को 7 एमपी उत्तर बंगाल से है, कलकत्ता में भी बहुत एमपी है। ये जो महानंदा एक्शन प्लान जो इनकम्प्लीट है, इनके लिए एनजीआरबी, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी में महानंदा रिवर भी उसके भीतर है। 10 वर्षों में एक पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं किया है। मैं ही कलकत्ता दिल्ली जाके नितिन गडकरी से भेंट किया है, मैं उमा भारती से भेंट किया है, एक भी उनको एमपी एक बात उठाया, एक भी कोई कुछ भी किया है? अरे चिट्ठी लिखा ही तो एमएलए एमपी को सबसे बड़ा काम तो चिट्ठी लिखना, खत तो लिख नहीं होगा। ये तो खत, ममता बनर्जी भी ऐसा बोलता था, अशोक बड़चा चिट्ठी लिखता है क्या? मैं बोला कि मैं कि प्रेम पत्र लिखता है आपको? मैं तो सिलीगुड़ी को मांग दाबी लिखता है, मांग, ये हमारे लेजिटिमेट मांग है, देने होगा। ये तो कोई प्रेम पत्र नहीं, लाभ लेटर नहीं। तो कितने मांगों को आपने इन 5 वर्षों में पूरा किया है सर सिलीगुड़ी? बहुत मांग दाबी अभी तक आदाय नहीं हुआ है, इसीलिए लड़ाई कर रहा है। लेकिन मांग दाबी से हम जो, जैसे पानी, पीने का पानी अभी तक नहीं दिया है। जैसे हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को 2 प्रोजेक्ट हम सैंक्शन करने बाध्य किया है। जैसा हमारे एक ये लाइट के लिए क्या बोलते हैं, एलईडी लाइट के लिए एक प्रोजेक्ट था, वो बोला है कि आप प्रोजेक्ट पर सब पढ़ाया, सब क्वारीज को रिप्लाई दिया, जितना दिन था वो पैसा सैंक्शन नहीं किया है। लेकिन हमारे यहाँ रास्ते के पैसा हम अदा किया है। जैसा हमारे अमरूद के लिए
आउट जो प्रोजेक्ट था वो नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो अदा किया है। हाउसिंग फॉर ऑल के लिए अदा किया है, कम से कम 60 करोड़ रुपया हम अदा किया है। जैसा हमारे 17 करोड़ रुपया हमारे वो जो एक रास्ते के लिए अदा किया है, 22 करोड़ रुपया हमारे रोड नेटवर्क के लिए हम अदा किया है, 6 करोड़ रुपया हमारे स्लम डेवलपमेंट के लिए हम अदा किया है। हमारे जो स्टेट फिनेंस कमीशन को लिए ये जो पैसा कम से कम 30 करोड़ रुपया हम अदा किया है, लड़ाई करके अदा किया है। कुछ ना कुछ तो हम किया, लेकिन बहुत कुछ अभी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं दिया है। लड़ाई चलता रहेगा, लेकिन पैसा के लिए कभी गोद नहीं पकाया, सिर नीचा नहीं किया है, नीति के पास रह के लड़ाई किया है। बहुत आदमी मुझे बोला आप जाइए ना, एक आप थोड़ा ना ममता बनर्जी को पूछेगा ना, ममता बनर्जी गोद पकड़ाएगा ना, आपको पैसा दे देगा। हम गोद पकड़ने वाला मैं नीति के आधार में लड़ाई करने वाला है। हमारे बात किया है, आंखों से आंखों में बात किया है, हिम्मत से बात किया है, डर से नहीं, कोई सरेंडर करके नहीं। इसीलिए सिलीगुड़ी एक नया रास्ते दिखाया तृणमूल कांग्रेस को ये अन्याय के विरोध में। सब जगह में चुनाव के पहला कोई विरोधी पार्टी को वोट डालने नहीं दिया है, लेकिन सिलीगुड़ी में हम लोग सबको लिया, हम लोग है, आप वोट डालिए, वोट डाला, कोई गुंडागर्दी करने नहीं सिखाए। सिलीगुड़ी में इतना असहयोग किया है, लेकिन तब भी जनता हमारे साथ नहीं थे, अभी भी आए। इस बार भी जनता रहेगी साथ? अब 100%। अशोक जी, इस बार पूरे बंगाल में हमने देखा पिछले 3-4 महीनों की अगर मैं बात करूं तो तृणमूल कांग्रेस ने जो है राज्य की पूरे हिंदी भाषी समाज पर फोकस किया। इसके लिए तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ का गठन उन्होंने किया। आपने देखा होगा कई जगहों पर हिंदी सम्मेलन का भी आयोजन तृणमूल कांग्रेस ने किया है। तो मैं ख़ास तौर से सिलीगुड़ी की जनता की अगर मैं बात करूं, सिलीगुड़ी का जो भी हिंदी भाषी समाज है, आपको लगता है कि ये तृणमूल के प्रति उनका रुझान बढ़ गया है हिंदी सम्मेलनों करने से, हिंदी भाषियों को विशेष कुछ दर्जा देने से, विशेष नेताओं के बनाने से हिंदी भाषी समाज से? आपको लगता है कि मतलब अब सिलीगुड़ी की जनता जो है तृणमूल की तरफ चली जाएगी, अब अशोक जी का साथ छोड़ देगी? देखिए 2016 साल में भी, 2011 साल में मैं वोट में हारा था ना, उस टाइम में हिंदी भाषी जनता ही मुझे सबसे ज़्यादा वोट दिया था। 2016 साल में तो हिंदी भाषी जनता ही मुझे सबसे ज़्यादा वोट दिया था। हिंदी भाषी जनता को लिए यहाँ पे जो मेजोरिटी जो हिंदी भाषी है यहाँ, वो बिजनेस करते हैं और ना तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है। तो इनके लिए कौन लड़ा है? आज सिलीगुड़ी में शांति है, संप्रीति है। आज मारवाड़ी समाज, हिंदी भाषी समाज मर्यादा मिला है उनका, वो किससे मिला है? हमारा से मिला है। पहला क्या मारवाड़ी समाज को, बिहारी समाज को कितना क्या भाषा में बात कहता था, आप पूछिए ना। जो मेरा टाइम में सबसे ज़्यादा सम्मान हमारे साथ में कोई हिंदी भाषी बिजनेसमैन को भेंट करने के लिए कोई अपॉइंटमेंट करना जरूरी नहीं था। ममता बनर्जी में जो किया है इस सब तो लोग आँख दिखाने के लिए, मन से नहीं। हम ऐसा कोई वोट के लिए, वो तो हम कभी ऐसा नहीं करते हैं। हम कभी हम लोग दिखाने के लिए नहीं, हम जो करता है ना मन से करता है, दिल से करता है। उनको प्रति, उनको भाषा के प्रति, उनको व्यापार, सभी आदमी बोल सकेगा हम कितना कैसा करके उनको साथ में व्यवहार करते हैं। हमारे घर में जाता है, अभी भी जाता है, सब आदमी जाता है, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरी नहीं है। टेलीफोन के जो करेगा ना तो मैं ही टेलीफोन डायरेक्टली पकड़ाता है। और हिंदी भाषी के कोई किसी भी समस्या होगा, किसी भी होगा तो मैं तो सबसे ज़्यादा पहले जाता है मैं। तो इसीलिए, लेकिन हिंदी भाषियों को कुछ आदमी विभ्रांत करते हैं। जैसा तृणमूल कांग्रेस भी कुछ विभ्रांत किया है, एक बात बोलता है, दूसरा बोलता है। बीजेपी में भी कुछ विभ्रांत करते हैं कि पश्चिम बंगाल ऐसा एक राज्य है जहाँ भाषा, जाति, धर्म बहुत है। इन सबको बंगाल सबको लिए है और सबको साथ में एक भाईचारा रखना चाहिए। ये कोई पार्टी ये भाईचारा को ख़त्म करना चाहता है, ये नहीं होना चाहिए। हम ये करने नहीं देगा। मतलब सिलीगुड़ी की जो जनता है, खास तौर से मैं हिंदी भाषी की मैं बात करूँ तो अशोक भट्टाचार्य के साथ है।
मैं सीधे ले चलता हूं हिंदी भाषी उम्मीदवार के पास, जो कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय स्तर के और सिलीगुड़ी से उम्मीदवार भी हैं। सर ओम प्रकाश मिश्र हिंदी भाषी है। कौन हिंदी भाषी? हम नहीं जानते। हिंदी भाषी तो बांग्ला भाषी है, वो तो मालदा बालूरघाट क्या है, वो तो क्या हिंदी भाषी में नहीं जानता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम हिंदी भाषी हैं, ब्राह्मण हैं। ठीक है यार, ब्राह्मण तो है, कोई ब्राह्मण है, हम तो ऐसा कोई नहीं बोलता है कोई ब्राह्मण है, कोई माने क्या जात क्या है, इसे तो हम विश्वास नहीं करता है। लेकिन वो प्रोफेसर है, जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, 1 वर्ष पहले कांग्रेस में थे, अभी तृणमूल कांग्रेस में आया है। तो बात है, टीवी में देखता था उनको, बहुत कांग्रेस के पक्ष में बहुत लड़ाई करता था उस टाइम में, अभी तृणमूल कांग्रेस में आया है। तो हिंदी भाषी है यह है, मेरा जानकारी नहीं है। ठीक है, होने तो उनका कहना है कि हिंदी भाषी समाज हमारे साथ। ठीक है, ठीक है, हम तो कोई अच्छा बोलने से क्या, मैं जैसा बोला वो भी बोलने से क्या, हम जो बोलता है ना सब आदमी देखता है, ये सब उम्मीदवार को देखता है। नतून सिलीगुड़ी, एक लिखता है नया सिलीगुड़ी, एक लिखता है आधुनिक सिलीगुड़ी। क्या किया है बीजेपी ने, क्या किया है तृणमूल कांग्रेस के सिलीगुड़ी के लिए क्या किया है? वो दूसरा एक निर्दल खड़ा हुआ, वो भी क्या सिलीगुड़ी किया, विकास मंच ने क्या नाम बोला है, वो क्या किया है सिलीगुड़ी। और हमने क्या किया है, हमने जो किया था हम काम करके दिखाया। हम कोई भाषण दे के नहीं, पोस्टर लगा के नहीं, काम करके दिखाया। काम और करना है जरूर, और बहुत कुछ काम करना है ये हम जरूर करेगा, करने होगा हमको। लेकिन हम सिर्फ चुनाव आया है इसीलिए हम ऐसा बात कहे करे, ये हम नहीं कहेगा, करे कभी नहीं। वो ये लोग कैसे करता है। अशोक जी, दूसरी तरफ भाजपा के उम्मीदवार है शंकर घोष, पहले सीपीआईएम में थे। आपको नहीं लगता है कि सीपीआईएम का वोट बहुत काट सकते हैं? एक वोट भी काट नहीं सकता है, उल्टा होगा, बीजेपी का वोट काटेगा। वो तो बीजेपी का आदमी ही तो उसको वोट नहीं देगा। बहुत बीजेपी का आदमी मेरे साथ में जोगाजोग करता है, बहुत बीजेपी आदमी है जो तृणमूल को, बीजेपी को जो उम्मीदवार है उनकी तो पसंद नहीं आया को नहीं। वो तो सब वो कोई ऐसा जो बोलता है ये तो अपना देखना चाहिए। मतलब एक भी वोट हमारा, एक भी वोट नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई नहीं। दूसरी तरफ मैं ले चलता हूं सर भाजपा के पास। भाजपा का कहना है कि हम संस्कृति बचाएंगे, बंगाल की सभ्यता बचाएंगे। इसे आप कैसे देखते हैं? बंगाल के संस्कृति बचाएगा न खत्म करेगा। बंगाल के संस्कृति के बारे में भाजपा को कोई जान पहचान है? अगर होता था बंगाल भाजपा को नेता लोग तो बाहर से आ रहा है। बंगाल के जो भाजपा को जो नेता लोग हो उनको कोई ये है, उसको कोई प्रेस्टीज है, सम्मान है, उसको सब ही करता है। क्या ऑब्जर्वर के नाम में वो दिल्ली से आता है, मध्य प्रदेश से आता है, वो आके यहाँ दल चलाते हैं। किसी भी दल, देखिए बंगाल में सीपीएम है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भी है, बंगाल में कांग्रेस भी है, लेकिन आप देखिएगा कोई पार्टी किसी भी टाइम में हो सकता है किसके उम्मीदवार को तालिका को अप्रूवल देने होता है। हमारा भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम ही तो चलाता है पार्टी। लेकिन उनका क्या होता है, उनका ऊपर में उनका बॉस है, सब बॉस, चारों पांचों बॉस यहाँ है, वो बॉस लोग वो दल को चलाता है। बंगाल के जो बीजेपी को जो नेता लोग हैं उनको कोई प्रेस्टीज है, उनको सम्मान है, वो मर्यादा देता है ना। तो बीजेपी को कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद क्या हुआ है, एक के बाद एक परिवर्तन करने होता ना, क्या हुआ, कैसे क्यों हुआ ऐसे? वो तो कह रहे हैं कि असल परिवर्तन 2 मई के बाद होगा। अरे वाह, परिवर्तन क्या होगा? दिल्ली में परिवर्तन होगा इस बार, दिल्ली में परिवर्तन। बीजेपी नहीं देख रहा है कहाँ जीत रहा है, कहाँ जितना भी म्यूनिसिपल चुनाव हुआ है एक जगह में बीजेपी जीता है। केरला में क्या हुआ, बीजेपी को 8 आसन पे 4-5 ज़्यादा तो आसन नहीं मिला है। राजस्थान में क्या हुआ है, हैदराबाद में क्या हुआ है, बीजेपी तो जीतने नहीं सका ना। आंध्र प्रदेश में बीजेपी तो नगर पालिका में वो ये पार्टी जीता है, किसका पार्टी, वो जो राजशेखर रेड्डी का लड़का जो है उनको पार्टी जीता है, तो जीता है। बीजेपी को भी वो जो इसमें इस बार देखिए ना, बीजेपी जहाँ जहाँ सत्ता में आए, देखिएगा इस बार क्या होगा, असम में क्या होगा, बीजेपी हार जाएगा। अशोक जी, भाजपा पूर्ण मतलब कॉन्फिडेंट है कि असम, बंगाल और केरला तो हम जीत ही लेंगे। अरे केरला में 2 सीट मिलेगा उनका, 2 से ज़्यादा नहीं मिलेगा केरला में।
और बंगाल में 50-60 से ज़्यादा मिले सीट नहीं मिलेगा, हम बोलते था। 200 के पार की बात कर रहे हैं। अरे तो वो तो सपन दिखता है, सपना दिखता है। अशोक जी, मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूँ कि ऐसा देखिए ना, जो मीटिंग कर रहा है ना तृणमूल बीजेपी को जो नेता लोग, प्राइम मिनिस्टर की, ऐसा किया था दिल्ली में। दिल्ली में 7 MP सीट है ना, 7 MP से 7 बीजेपी जीता था। इसके बाद क्या बोला था, इस बार दिल्ली गवर्नमेंट भी उसको हरा के, वही क्या नाम, चीफ मिनिस्टर दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, और केजरीवाल को हरा के वो मिला, ऑटो सीट मिला है, 10 सीट मिला है, 60 से ज़्यादा सीट मिला है केजरीवाल का पार्टी को मिला है। तो 35 मीटिंग किया था प्राइम मिनिस्टर, 50 मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिनिस्टर, कम से कम 100 MP, ये पूरा कॉन्सेंट्रेट किया था दिल्ली में। क्या हुआ था दिल्ली में, वोट में जीता है? नहीं जीता। तो क्या वही स्थिति बंगाल वो बिहार में क्या हुआ, वो तो हारते हारते बाज गया है। वो तो 5-6 सीट में माने हुआ है। तो वो भाजपा जो समझता है इतना ये नहीं है, इतना आसानी नहीं, सहज नहीं है, सिंपल नहीं है। बीजेपी समझता है कि वो जगह ये नहीं, बंगाल के धरती दूसरा है, ये समझना चाहिए। मतलब बंगाल का मिजाज अलग है, एकदम अलग है। दूसरे प्रश्न में आता हूँ अशोक जी कि वाम कांग्रेस का जो सर फिलहाल जो गठबंधन है, तो ये गठबंधन क्या सरकार बना पाएगी? अगर नहीं बना पाती है कुछ एक तकनीक की वजह से, हमारे सीटें कम होने से, देखिए हम तो डिक्लेयर किया है हमने सरकार बनाएगा, इसके बाद ये प्रश्न नहीं आता है। हम तो सरकार बनाएगा बोलता है, बीजेपी को भी हम हराएगा, तृणमूल को भी हम हराएगा। दोनों को विरोध में लड़ने वाला पार्टी ये वाम और कांग्रेस और ऐसे मिलकर जब संयुक्त मोर्चा बनाया ये। सर अगर सरकार बनाने में असफल होती है तो वाम और कांग्रेस का जो संयुक्त मोर्चा है किसे सपोर्ट करेगी सरकार बनाने के लिए? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, पहले तो होने दीजिए ना, उसके बाद देखा जाएगा। ये तो हाइपोथेटिकल है, यानी कि 2 मई के बाद नहीं, अभी तो हम लोग तो है कि हम ही सरकार बनाएगा। तीसरा प्रश्न है कि मैं अब साक्षात्कार के अंतिम पड़ाव पर सर हम लोग हैं। सिलीगुड़ी की जनता आपको अगर फिर से चुनती है इस बार विधायक के तौर पर, तो सिलीगुड़ी की जनता के लिए आपने क्या एजेंडा मन में बना रखा है इस बार के लिए? सर देखिए, सिलीगुड़ी में हमारा सबसे बड़ा काम है, सिलीगुड़ी में एक पॉलिटिकल कल्चर है। ये पॉलिटिकल कल्चर मेरा, हमारे पार्टी के बहुत बड़ा अवदान है। ये पॉलिटिकल कल्चर बनाने के लिए सब एक पार्टी का आदमी यहाँ रहते हैं, कोई पॉलिटिकल क्लैश यहाँ नहीं होता है, दूसरा जगह मतलब यहाँ नहीं होता है। ये हमारे पार्टी के सबसे बड़ा अवदान है, बहुत दिनों से। CPM का दिन है, CPM का दिन है ये रक्षा करना। 1, 2 जाति धर्म भाषा के जितना भी आदमी है सबको चरा रखना, शांति रखना, क्योंकि यहाँ व्यापार की सिटी है सिलीगुड़ी। ये व्यापार को अच्छा करना चाहिए। किसी भी व्यापारी किसी भी भाषा जाति के हो सकता है, सम्मान के साथ वो व्यापार करे। किसी भी मजदूर अपना हक के लिए लड़ाई करे, किसी भी भाषा के, किसी भी धर्म के मजदूर। ये हम ऐसा एटमॉस्फेयर हम चाहते हैं। सिलीगुड़ी के लिए जो विकास विशेष करके हमको ट्रैफिक जो गवर्नमेंट को करने होगा। अगर हम गवर्नमेंट में आएगा जरूर हमारा प्रायोरिटी ही होगा। पीने का पानी ये भी हमारा प्रायोरिटी होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो 10 वर्षों में ये गवर्नमेंट आने के बाद सिलीगुड़ी में एम्प्लॉयमेंट जैसा हम लोग जो उद्योग लिया था कोई उद्योग नहीं है। सिलीगुड़ी में सबसे बड़ा हमारा ये होगा एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ नया नया इंडस्ट्री आए। हम कोशिश ये करेगा, हम चाहेगा नॉर्थ ईस्टर्न में जो जो अपॉर्चुनिटी दिया जाते हैं ये नॉर्थ बंगाल में देना बहुत ज़रूरी है। और चाय को इंडस्ट्री जो है टी इंडस्ट्री, इसके और से सुधार करना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा और उसको सरकारी सहयोग और ज़्यादा मिलना चाहिए। मिनिमम वेज जो है टी गार्डन के वर्कर को ये देना चाहिए। सर महानंदा नदी का जीर्णोद्धार, हाँ वो तो एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हम जो शुरू किया था 200 करोड़ रुपया ये तृणमूल सरकार को समय 200 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार हुआ था, जो क्या ये हुआ था
बहुत दुर्नीति जो हुआ, करप्शन जो हुआ था, इसलिए बंद हो गया है। हम चाहते हैं किसी भी प्रकार में दिल्ली के विरुद्ध में लड़ाई करके भी फिर से सिलीगुड़ी को इनकम्प्लीट जो काम है महानंदा एक्शन प्लान को, इसको कंप्लीट करना, ये भी हमारा प्रायोरिटी है। मेरा अंतिम सवाल कि आपने कहा कि सरकार हम बनाएंगे, वाम और कांग्रेस, वो बात की बात होगी या किसके समर्थन देना है। सर मेरा एक सवाल है, आपका एक राजनीतिक लंबा अनुभव है, अगर सरकार वाम कांग्रेस बना लेती है तो तृणमूल कांग्रेस का क्या होगा और ममता बनर्जी का क्या होगा? देखिए, ममता बनर्जी के क्या होगा, तृणमूल कांग्रेस के क्या होगा, चुनाव के बाद ही देखा जाएगा। किंतु तृणमूल कांग्रेस को 10 वर्षों उनको अपॉर्चुनिटी मिला था, बहुत अपॉर्चुनिटी मिला था, लेकिन उनका तो कहना है कि काम हम खूब किए हैं बहुत। देखिए, हमारा जब सरकार में वो आया था ना, तो क्या बोला था, हम लोग क्या कैसा काम करेगा, 1,80,000 करोड़ रुपया डेप्ट करके दिया वामफ्रंट सरकार ने, बोला था ना। अभी 10 वर्षों में हम अगर 34 वर्षों में 1,80,000 किया, तो उन्हें किया कि 4,80,000 करोड़ रुपया अभी डेप्ट हो गया है। कौन किया है? ये सरकार तो किया ना। इतना डेप्ट क्यों हुआ है? ये जो डेप्ट जो किया है, डेप्ट लेके क्या किया है? कोई इंडस्ट्री किया है? कोई नया कॉलेज बनाया? नया कोई हॉस्पिटल बनाया? नहीं, वो तो सिर्फ वो डोल दिया है। ये देता है 500 रुपया, वहाँ देता है 1,000 रुपया। जनता अभी कोई भाता नहीं चाहता है, जनता एम्प्लॉयमेंट चाहता है, काम चाहते, काम। इतना भी कम से कम 4 लाख पोस्ट वैकेंट है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट को, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रेल के 3 लाख वैकेंट है, सेंट्रल बैंक में है वैकेंट, उसको फिलअप करना चाहिए। हमारा मांग यह है, हमारा मांग है जितना भी यहाँ सिलीगुड़ी की अगल बगल में रेल के ज़मीन में कितना आदमी रहते हैं, अभी तक उनको ज़मीन का पट्टा नहीं मिला है। ये पट्टा मिलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कानून आना चाहिए। इसके लिए हम लड़ाई करेगा, एक विधायक को समय हम लड़ेगा ये मांग के लिए। तो इसीलिए वो हम तो करेगा ये जरूर, इसके में हमारा प्रायोरिटी ये रहेगा। और जनता के किसी भी ऊपर में अन्याय के विरोध में, गणतंत्र को, डेमोक्रेसी को रक्षा करने के लिए किसी भी फैसिस्टिक एटीट्यूड को जो होगा, फैसिज्म, इनका हम विरोध करेगा। मेरा अंतिम सवाल है उन युवाओं की तरफ से सर, जो पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो मास्टर्स किए हुए, जो बीएड किए हुए, जो पीएचडी कर रहे हैं। वामफ्रंट सरकार के बाद एक ही बार शायद एसएससी हुआ है सर, क्या आपकी सरकार आती है तो क्या नियमित तौर पर एसएससी, टेट, सीएससी इस तरह की परीक्षाओं का युवाओं के लिए होगा? हमारा कार्यक्रम में हम घोषणा किया है, 1 वर्षों के भीतर पश्चिम बंगाल सरकार के जितना भी पोस्ट वैकेंट है, ये वैकेंसी हम फिलअप करेगा। और प्रत्येक वर्षों में स्कूल सर्विस कमीशन, कॉलेज सर्विस कमीशन, मद्रासा सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, प्राइमरी टेट, ये सब नियमित ढंग में होगा। फर्स्ट काम ये होगा। सेकेंड हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, कल बुद्धदेव भट्टाचार्य जी भी ये तो स्टेटमेंट दिया है, नया पीढ़ी चाहते हैं काम, वो सिर्फ 500 रुपया भाता ये देता, 200 रुपया भाता, भिक्षा नहीं चाहता है, काम चाहता है। सीधा ऊंचा करके हम नागरिक को हिसाब में काम करना चाहते हैं। बीजेपी ने आसाम का माफी जो एनआरसी करते हैं, बोलते हैं बंगाल से 2 करोड़ बंगाली को यहाँ से हटाएगा, बांग्लादेश में भेज देगा, इनके विरोध में हम लड़ेगा। हम नहीं करेगा ये एनआरसी, हम नहीं करेगा। जो एनआरसी बीजेपी करके जनता को एक आसाम में जैसे किया है, डिटेंशन कैंप में 17 लाख आदमी को घुस भीतर में अंदर कर दिया है, हम इनको विरोध करेगा, हम नहीं करेगा, ये काम बंद करेगा, रुकेगा ये काम। तो जाते जाते सर अंतिम तौर पर सिलीगुड़ी की जनता जो आपको देख रही है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम जनता को मेरा, आपने 25 वर्षों से 30 वर्षों से मेरा पास साथ अब था, आपको हमको हिम्मत, मुझे आपको जो साहस मुझे जो दिया है, मेरा जो साथ दिया है, इसीलिए हम इतना काम किया है। भविष्य में और काम करना चाहिए। आप सबको समर्थन हम चाहते हैं, आप सबको हम प्यार चाहते हैं, हम आपको साथ था, है, रहेगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भट्टाचार्य जी। इसी तरह की तमाम एक्सक्लूसिव मुलाकातों के लिए आप लगातार बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।